नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। बांग्लादेश से जो लगातार खबरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। बांग्लादेश अभी कल ही मुक्ति दिवस था। कल ही वो दिन था, 16 तारीख का वो दिन था जब बांग्लादेश आजाद हुआ था। भारत की सेना ने पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल की थी। और सच ये है कि आज अगर बांग्लादेश वजूद में है, आज अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है, तो वो इसलिए है कि इंदिरा गांधी ने एक डिसीजन लिया था, पूरी तरह से सहायता की थी और उस सहायता की वजह से ही बांग्लादेश आजाद हो पाया। अगर उस मौके पर इंदिरा गांधी पीछे हट जाती, अगर उस मौके पर भारतीय सेना हस्तक्षेप नहीं करती, तो बांग्लादेश आजाद नहीं हो पाता। यह इतिहास का एक सच है। और इतिहास का यह भी एक सच है कि बांग्लादेश के अंदर जब वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान के सैनिकों ने जिस तरह का खून खराबा किया था, जिस तरह वहां की महिलाओं के साथ बेहुरमती की थी, बच्चों को मारा था, जो पूरा माहौल था वो इतना खतरनाक था कि यह समझना मुश्किल है कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते खराब कैसे हो गए। नरेंद्र मोदी जी की तमाम सारी जो उपलब्धियां हैं उसमें से एक उपलब्धि यह है कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बुरी तरह से खराब हो गए। हालत यह है कि रोज कोई ना कोई तमाशा समझ में आता है। बांग्लादेश की एक पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसके नेता हैं हसनत अब्दुल्ला। हसनत अब्दुल्ला साहब ने एक रैली की थी। यह रैली की गई थी उस्मान हादी की हत्या के विरोध में। उस्मान हादी जो हैं वो एक इस्लामी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता हैं और ढाका से चुनाव लड़ रहे थे। इनका एक बयान आया था। बयान क्या, इन्होंने एक नक्शा शेयर किया था ग्रेटर बांग्लादेश का। और उस ग्रेटर बांग्लादेश में जो हमारे भारत के उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जो 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं, उनको बांग्लादेश के नक्शे में दिखाया गया था। उसके बाद काफी बवाल हुआ था और हुआ यह कि ये रिक्शे से जा रहे थे और इनके किसी दुश्मन ने बाइक से इनको गोली मार दी। अब इसके बाद इन्हीं के समर्थन में सोमवार को ढाका में एक रैली हुई और उस रैली में अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि अगर आप हमें अस्थिर करने वालों को शरण दे रहे हैं तो हम 7 सिस्टर्स के अलगाववादियों को भी शरण देंगे। यानी इन्होंने सीधे सीधे भारत को यह धमकी दी थी कि 7 सिस्टर्स में जो अलगाववादी हैं, अलग अलग स्टेट्स में, नागालैंड, मिजोरम वगैरह वगैरह में जो अलगाववादी हैं, जो आज़ादी की बात करते हैं या भारत से अलग होने की बात करते हैं, उनका साथ देगा बांग्लादेश। ये धमकी उन्होंने दी थी। अब इस तरह की धमकियों का कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि अब्दुल्ला न तो बांग्लादेश में किसी ऐसे पद पर हैं और न ही अब्दुल्ला ऐसे कोई जिम्मेदार आदमी है कि उनके बयान को बहुत सीरियसली लिया जाए। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, शेख हसीना को जब से बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है और भारत में शरण मिली है, तब से बांग्लादेश में लगातार भारत विरोधी माहौल बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लगातार ऐसे बयानात आए हैं जो भारत विरोधी हैं। यह देखा गया कि शेख हसीना के पार्टी के बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे चले, बहुत सारे लोगों को मारा गया, उसमें हिंदुओं की बड़ी संख्या थी। मंदिरों पर हमले की बात आई और भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है इस तरह के भारत विरोधी बयान आना। देखिए, भारत का नक्शा मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। 7 सिस्टर्स जहां हैं, हमारा जो पूर्वोत्तर शुरू होता है उसके पहले हमारा जो नक्शा है वो बड़ा पतला सा हो जाता है। उस नक्शे के एक तरफ चाइना है और एक तरफ बांग्लादेश है। पाकिस्तान का हमेशा से ख्वाब रहा कि इस इलाके को भारत से किसी तरह से अलग किया जाए। दरअसल जब बांग्लादेश वार हुआ था तो पाकिस्तान को यह लगा था कि चाइना आक्रमण कर देगा भारत की तरफ और यहां पाकिस्तान की सेना है ही, उस समय पूर्वी बंगाल था, हम दोनों मिलकर 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। यह पूरी तरह से प्लान था। इंदिरा गांधी ने जो अलगाववादी वहां पे दल थे बहुत सारे, उनको खत्म किया था और उसके बाद भी भारत ने लगातार उत्तर पूर्व में जो अलगाववादी दल हैं उनके साथ या तो सख्ती से और या फिर बातचीत का रास्ता अपनाया, लाल डेंगा वगैरह से बातचीत की और पूर्वोत्तर को जोड़े रखने की बात की। अब ये जो इलाका है, चूंकि एक तरफ से ये बांग्लादेश और दूसरी तरफ से चाइना से घिरा हुआ है, तो जाहिर तौर पर बहुत सेंसिटिव है। हमारी सेना इतनी मजबूत है कि इतनी आसानी से इस तरह की कोई हरकत नहीं होने देगी, लेकिन ये एक खतरा हमेशा से बना रहता है। इसीलिए बांग्लादेश के साथ अच्छा रिश्ता होना हमारे लिए
सुविधा पैदा करता है कि हमें वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। जब तक शेख हसीना थी, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दोस्ताना और सामान्य थे। लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद जिस तरह की सरकार वहां पर आई है, जिस तरह के लोग वहां हुकूमत में हैं, जिस तरह के नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी भावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए, ये जब अब्दुल्ला का बयान आया तो भारत ने बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर है रियाज अमीदुल्ला, उनको समन किया और समन करने के बाद बांग्लादेश सरकार के सामने अपनी औपचारिक फॉर्मल जो आपत्ति है वो दर्ज कराई। ये सब तो टेक्निकल मामला है, ये तो होगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बांग्लादेश में इस तरह की ताकतें लगातार मजबूत हो रही हैं तो क्या बांग्लादेश का भी कोई फायदा होना है? आप बांग्लादेश का ट्रेड देख लें या बाकी सारी चीजें देख लें, एक मजबूत पड़ोसी के साथ दुश्मनी बनाकर कोई बहुत बड़ा फायदा बांग्लादेश को भी नहीं मिलने वाला है। चाइना के बारे में आपको एक बात बता दूं मैं, चाइना का इतिहास उठाकर आप देख लीजिए। वो पैसा दे सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, पैसा भी नहीं देता है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट करता है जिससे फायदा उसके ही लोगों को होता है। 2-4 हॉस्पिटल बनवा देगा, 2-4 और चीजें बनवा देगा, ये सब तो वो आपको कर देगा। लेकिन आर्मी की कोई डायरेक्ट सहायता अगर आप चाहते हैं, सोचते हैं, तो वो नहीं करेगा। चाइना के लिए भी भारत पर आक्रमण करना कोई इतना आसान डिसीजन नहीं है, इस बात को नोट करके आप रख लीजिए। यह कोई 200 साल पुराना विश्व नहीं है कि इधर से एक सेना चलेगी, उधर से एक सेना चलेगी। भारत भी भारत है, उसकी भी अपनी ताकत है। एक तो आर्मी की ताकत है और उसके अलावा डिप्लोमेसी की भी ताकत है। इतना आसान काम नहीं होगा। ख्वाब देखना एक बात है, भारत के टुकड़े करने के ख्वाब देखते देखते पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। ये मैं कोई बहुत खुशी से नहीं कह रहा हूं, ये मैं इस तरह से कह रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान दोनों अगर एक दूसरे के टुकड़े करने की जगह खुद को मजबूत करने के, अपनी जो आवाम है उसको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी देने के चक्कर में पड़ती, हथियारों की जगह इन चीजों पर पैसा खर्चा करती, तो पाकिस्तान और भारत दोनों के हालात बेहतर होते। पाकिस्तान की आवाम के क्या हालात हैं इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पाकिस्तान के लोग जानते हैं। भारत के आवाम की क्या हालात हैं उस पर तो मैं बात करता ही रहता हूं, मेरा मुल्क है तो मैं बात करूंगा ही। रोजगार से लेकर हजार समस्याएं हमारे सामने हैं, करप्शन फैला हुआ है, पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि सांस लेना मुश्किल है। लेकिन इन सारी चीजों की जगह पर हमारे भी जो नेता हैं वो पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, बलूचिस्तान लेकर आएंगे, पीओके लेकर आएंगे, दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। और यह बीमारी पाकिस्तान वालों को भी कम नहीं है, और अब लगता है कि बांग्लादेश वालों को भी यही बीमारी लग गई है। अगर गरीबी की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो बांग्लादेश के भी हालात वैसे ही हैं जैसे साउथ एशिया में बाकी मुल्कों के हैं, बल्कि कई मुल्कों से ज्यादा खराब है। लेकिन ख्वाब देखे जा रहे हैं हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटने के, हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने के। मिलेगा क्या? जिस देश ने भी दूसरे देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश की है, जरा जाके देखिए कि सबसे ज्यादा नुकसान वहां पे ही हुआ है। रोज खून खराबा हो रहा है, कभी कोई मारा जा रहा है, कभी कोई मारा जा रहा है। मिल क्या रहा है बांग्लादेश को? कुछ नहीं। लेकिन दिक्कत एक ही है, भारत में जिस तरह की सरकार है और जिस तरह से भारत में लगातार मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उसका फायदा पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में कट्टरपंथी उठा रहे हैं, अपने लोगों को भड़का रहे हैं कि देखो इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है, और इंडिया के खिलाफ उनको एक कर रहे हैं। इसलिए गलती किसी एक की नहीं, गलती सबकी साझा है। हिंदुस्तान के अंदर जब सबको एक निगाह से देखा जाता था, जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती थी, तब आपकी चारों तरफ इज्जत थी। और अब जब आपने अपने आप को एक अजीबोगरीब मुल्क में कन्वर्ट कर दिया है, जहां जो लीडरशिप है वो आपको इस्लामोफोबिक दिखाई देती है, तो अड़ोस पड़ोस और दूर के भी जो इस्लामिक देश हैं कम से कम, वहां आपके खिलाफ लोगों को भड़काना आसान हो जाता है। इस पर तो मैं क्या ही टिप्पणी करूं कि इस तरह के बेवकूफाना बयानों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदुस्तान के लोगों और हिंदुस्तान की जो सरकार है, हुकूमत है, उससे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, बहुत नुकसान उठा लिया हमने। जरा एक बार बैठकर सोचिए, और सोचिए ये कि अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो हमारी मुश्किलात कितनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।